हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। फेस्टिवल्स अच्छे से मनाए होंगे सभी ने। अब फेस्टिवल्स जा चुके हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नोटिस तो आया हुआ है। फॉर्म डाल दिए होंगे सबने, जिसने नहीं डाले हैं डाल दें, ठीक है। तो अब तैयारी करते हैं। पेपर एनालिसिस में डेली कराती हूँ, ठीक है। एक दो दिन फेस्टिवल्स की वजह से वीडियो स्किप हो गई थी, नहीं आ पाई थी, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है 12 जनवरी का पेपर। ऑलमोस्ट सारे पेपर जो ऑनलाइन मोड में हुए थे वो हम कर चुके हैं फर्स्ट पेपर के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इसी बार देखने को मिले थे जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उससे पहले नहीं आए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रूमी कुड मेक 2 वर्ड अटरेंसेस एट 18 मंथ एंड पूजा डिड सो एट 24 मंथ्स, सो पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिलेड। रूमी 2 वर्ड बोल रही है 18 महीने में, पूजा क्या है 24 महीने में बोल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूजा है उसका जो विकास है वो डिले हो रहा है, यानी रुक रहा है, पीछे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास की जो दर होती है सभी की वो अलग होती है। जरूरी नहीं है कि रूमी जो है 18 महीने में बोल रही है तो पूजा भी 18 महीने में बोले। सभी के विकास की दर अलग होती है। कोई 18 महीने में बोलता है, कोई 20 महीने में बोलता है। तो सभी की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हुआ। आगे पढ़ते हैं। रीजन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। विकास क्या है? विकास से ये एग्जैक्ट अनुमान या एक्यूरेट अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फ्यूचर में जाके यही बनेगा, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा फ्यूचर में 100% डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा नहीं है, एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा सकते हम। हाँ, थोड़ा सा एक्टिविटीज देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है तो बोल सकते हैं कि ये सिंगर बनेगा, कोई डांस में अच्छा है तो डांसर बनेगा। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कट रहा होगा। रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण करती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास की जो दर है सभी की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि रूमी 18 महीने में बोल रही है तो पूजा भी 18 महीने में ही बोले, ठीक है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करता है। तो ऐसा नहीं है, सटीक भविष्यवाणी तो भगवान ही कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होता है। आपको भी बताना है, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मिडल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 5 years। मध्य बाल्यावस्था का क्या काल है? जन्म से 5 साल। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। जन्म से 8 साल, ये भी नहीं है। 6 से 11 वर्ष, ये बात बिल्कुल ठीक है। मध्य बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 11 वर्ष या 6 to 11 years, ठीक है। और 11 years एंड अबव होता है एडोलसेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A 5 year old child कैन, 5 साल का बच्चा, हाइपोथेसिस पॉसिबल कॉजेज एंड देयर इफेक्ट, कि हाइपोथाइज करने लगेगा, जितने भी कारण होते हैं रीजनिंग लगाने लगेगा। तो ऐसा नहीं है। 5 साल का बच्चा हाइपोथाइज नहीं कर सकता, साइंटिफिकली नहीं सोच सकता, हर चीज का कारण नहीं बता सकता। तो ये एडोलसेंस में होता है ऐसा, एडोलसेंस या फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फेनोमेनन। तो ऐसा भी नहीं है, साइंटिफिकली भी नहीं सोच सकता 5 साल का बच्चा, तो ये भी एडोलसेंस में आएगा। डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी ज्यादा एज में ही आती है, एडोलसेंस में या फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 5 साल का बच्चा क्या है, सिंबॉलिक प्ले करने लगेगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, ये बात ठीक है। सिंबॉलिक प्ले क्या होता है? छोटे बच्चे करते हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, दूसरों को देख के इमिटेट करते हैं, नर्स बन रहे हैं। तो बच्चे क्या है, खेल करते हैं, प्रतीकात्मक खेल करते हैं, ठीक है। ऐसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस चोर का खेल खेलते हैं। तो इस तरह से ये बोलते हैं सिंबॉलिक प्ले। क्या बोलते हैं इसको? सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का कारण है इनमें? स्कूल। तो बताइए बच्चे का सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या स्कूल से होता है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया, या फिर फैमिली? बताइए कौन सा होगा? हिंदी में, हाँ हिंदी में आ गया है। स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, या फिर परिवार? बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ठीक होगा। बच्चे का जो प्राथमिक सोशलाइजेशन है यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है? उसके परिवार में। ठीक है। फैमिली क्या है? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का छोटा रूप जो है वो परिवार होता है। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। बच्चे का सामाजिकरण उसके परिवार से होता है, उसके माँ बाप के द्वारा होता है। तो बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो उसका परिवार है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन Piaget theory the process in which a child transforms and modifies her schema to make sense of new experience is called। क्या कर रहा है? जो बच्चे के दिमाग में स्कीमा है उसे मॉडिफाई कर रहा है, जो स्कीमा बना है उसमें कुछ चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसे चेंज कर रहा है, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यही वर्ड देखने को मिलते हैं। उसे मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? बताइए। ये कहलाता है एकोमोडेशन। क्या कहलाता है? एकोमोडेशन। ठीक है। और एसिमिलेशन क्या होता है? कि जो प्रीवियस स्कीमा है उसमें कुछ ऐड करना, एसिमिलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है कि जो प्रीवियस स्कीमा है उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं, या फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो कहलाता है एकोमोडेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं, क्या कहलाता है? समायोजन। ठीक है। स्कीमा में कुछ चेंज करना यानी बदलाव करना, कुछ मॉडिफाई करना, परिवर्तन करना, क्या कहलाता है? समायोजन। और अगर कुछ ऐड कर रहे होते हैं तो क्या कहलाता है? अनुकूलन यानी एसिमिलेशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अफसा होल्ड अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई। अफसा क्या है? चिप्स पकड़ रही है हाथ में और कहती है कि बटरफ्लाई। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये किस तरह के सिंबॉलिक थॉट का कैरेक्टरिस्टिक है? ये कौन सी एज में आएगा? बताइए। सेंसरी मोटर स्टेज में यानी जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल 6 से 12 साल, सॉरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 12 साल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 18 साल। बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा प्री ऑपरेशनल। सिंबॉलिक थॉट कौन सी एज में आता है? प्री ऑपरेशनल में। ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा? सिंबॉलिक थॉट करता है, सिंबॉलिक थॉट करने लगता है, यानी इमिटेट करता है, डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें बच्चा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, चेंज करके नहीं सोच सकता, उसमें पलटाव की भावना नहीं होती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Lev Vygotsky considers which factor to be important in influencing the cognitive development of children? बताइए। कल्चर, लैंग्वेज, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा। तो स्कीमा की बात तो पियाजे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन, इसके बाद बिहेवियरिज्म करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बचा, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। भाषा और संस्कृति, लेव वाइगोत्स्की 3 चीजों पे बात करते हैं, कल्चर यानी संस्कृति, लैंग्वेज यानी भाषा, एंड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है। तो 2 इसमें दिए गए हैं, संस्कृति एवं भाषा। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिए हैं? फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Lev Vygotsky's socio-cultural theory emphasizes teaching learning through। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? बताइए। पुरस्कार एवं सजा, पुरस्कार और सजा, तो इसकी बात तो बिहेवियरिज्म करते हैं। वेदन तथा प्रतिस्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाड़। तो देखो इस वर्ड से आपको पहचान लेना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग किसकी थ्योरी में आता है? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में आता है। समरूपको तथा कलन विधि का प्रयोग, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वाइगोत्स्की बात करते हैं इंटरेक्शन पे और स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? पाड़ क्या होता है? बताइए। टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को, क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प देना।
टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को। अगर जैसे बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, मैथ का क्वेश्चन कर रहा है और बच्चा अटक रहा है, तो उसे अगर हम थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं तो उसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग, ठीक है। और जो हेल्प कर रहे हैं, जो हेल्प उसे दे रहे हैं, वो कौन है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे नॉलेज है, ठीक है। जो हेल्प कर रहे हैं पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जिसे नॉलेज है, वो कौन है? MKO। और जो बच्चा खुद से कर पा रहा है और जो टीचर्स की हेल्प से कर पा रहा है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम टीचर, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में टीचर डू नॉट हैव एनी रोल, कि टीचर का कोई रोल नहीं होता, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। टीचर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। टेक अ पैसिव रोल, कि सुस्त रोल होता है कि टीचर चेयर पे आके सो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथोस टू प्रमोट लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह का क्लासरूम क्रिएट करते हैं जिसमें कोलैबोरेशन के साथ पढ़ते हो, कोलैब करके पढ़ते हो बच्चे और टीचर्स भी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। हैव द रोल ऑफ अ डिक्टेटर टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन, कि डिक्टेट करे, डिक्टेटर की तरह काम करे टीचर, तो ये भी गलत है। टीचर कैसे गाइड की तरह काम करता है, एक गाइडर की तरह काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है टीचर, ठीक है, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हिंदी में भी देख लेते हैं। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, ठीक है, जिसमें बच्चे के अंदर कोऑपरेशन की भावना हो, टीचर्स और बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रीजनिंग दैट अंडरलाइंस द स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये थ्योरी भी मैंने कराई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है बताइए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है जो इसमें इंडिविजुअल कहता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है इंसान की जान। जैसे कि हिंज ने क्या किया था, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी की थी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो तोड़े जा सकते हैं, वो बदले भी जा सकते हैं अगर किसी की जान की बात है, ठीक है, अगर ह्यूमन पर्पस की बात है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, रूल्स आर वाइटल फॉर एंश्योरिंग सोसाइटल ऑर्डर, लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पस। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, बदले जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तोड़े भी जा सकते हैं फॉर ह्यूमन पर्पस, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस can engage in abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problem। जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगाना जानते हैं, जो तर्क करना जानते हैं, साइंटिफिकली सोच सकते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार? बताइए। क्रिएटिव, तो क्रिएटिव कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। स्पेशल वो होते हैं जो दिमाग में देख के नक्शा बना देते हैं, जैसे कि हमारे आर्किटेक्चर। लॉजिको मैथमेटिक्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर पाई जाती है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये मैथमेटिशियन हो सकते हैं, जिसकी मैथ में कमांड अच्छी हो। हमारे साइंटिस्ट हो सकते हैं जो लॉजिक लगा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। नेचुरलिस्टिक के अंदर हमारे फार्मर्स आ जाते हैं जिन्हें नेचर की नॉलेज है। बोटेनिस्ट आ जाते हैं जो प्लांट्स को देख के समझ जाते हैं कि कितना खाद पानी देना है, किस बीमारी से ग्रस्त है ये पेड़। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तर्क शास्त्रीय गणितीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर।
भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बताइए, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो तो अच्छी बात है, क्लास में ज्यादा लैंग्वेज होंगी तो बच्चों को भी सीखने को मिलेंगी। तो इसे किस तरह से देखना चाहिए टीचर को, एक रिसोर्स के रूप में या ऑब्स्टेकल, ये बाधा के रूप में देखे, एक बर्डन की तरह देखे या फिर एक समस्या की तरह देखे? तो टीचर को इसे रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, एक साधन की तरह देखना चाहिए, ठीक है, एक संसाधन की तरह देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, अ टीचर ऑलवेज आस्क बॉयज टू डू टास्क सच एज मूविंग द फर्नीचर एंड गर्ल्स टू कीप द क्लास टाइडी एंड डेकोरेटेड। टीचर क्या है, लड़कों को कहता है कि फर्नीचर हटाइए, यानी जो कठिन काम है, जो वजन के काम है, उन्हें लड़कों को करने को कहता है, और लड़कियों को बोलते हैं कि आप क्लास को सजाइए और साफ सुथरा रखिए। तो ये परसेप्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, बताइए किसका एग्जाम्पल है? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता है। जेंडर आइडेंटिटी, कि जेंडर की पहचान हो रही है उससे कि लड़कियां साफ सफाई का काम कर सकती हैं और लड़के वजन का काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रही है और ना ही यहाँ पे इक्वल किया जा रहा है जेंडर को, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता। पुराने टाइम से जो सोच बनी आ रही है वो है ये कि लड़कियां जो है होम साइंस लेंगी, लड़के जो है साइंस लेंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट एनईपी 2020 प्रपोजेस। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, बताइए? टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ये तो गलत है। समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, तो एनईपी समेटिव पे बात नहीं करती है, फॉर्मेटिव पे बात करती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो क्लास के दौरान आकलन होता है, यानी ड्यूरिंग, जैसे कि हमारे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, तो ऐसा एनईपी में नहीं आया है कि एग्जाम्स के लिए पढ़ें, एग्जाम्स के लिए याद करें, ऐसा नहीं है। एनईपी हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करती है, हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करती है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ना कि प्रोसीजर नॉलेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड। टीचर को इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसे एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, कि रिकॉग्नाइज करे, पहले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचाने और फिर ये मानना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये अभाव नहीं है, ये गलत नहीं है, इन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। कोई भी डिफरेंसेस हो बच्चे में, कोई डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, किसी भी सोसाइटी से आता हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, रिच हो पुअर हो, हमें हर तरह के बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है। तो बच्चा सुपीरियर फील करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं, लेबल एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड इन एकेडमिक एबिलिटीज, कि बच्चों को लेबल दे दें कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये डल बच्चा है, या फिर उन्हें अलग थलग करें, तो ये भी गलत बात है, ये नेगेटिव वर्ड है। Send children with physical and visual disabilities to special school meant for them, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है उन्हें अलग स्कूल में डाल दें, तो ये भी गलत है। हमें बच्चों के साथ ना पार्शियलिटी करनी है, ना ही उन्हें इंफीरियर फील कराना है। प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन द क्लास टू एनकरेज कंपटीशन, कि एक ही कल्चर को बढ़ावा दें, बाकी के कल्चर को रेस्पेक्ट भी ना करें और कंपटीशन कराएं, तो ये भी गलत है, ठीक है। हर एक कल्चर की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट हो लर्निंग का, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों को लेबल दें, लेबल टैग लगा दें उनके ऊपर, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों को अलग थलग कर दें,
क्या इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा करती है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स की जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी सोच है, उसे और भी मजबूत करें, उसे बढ़ावा दें, तो ऐसा भी नहीं है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल, यानी ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से सीख सके। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से आता हो, किसी भी एरिया से आता हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कल्चर से हो, रिच हो पुअर हो, तो सभी बच्चों को सेम एजुकेशन दी जाए एक ही क्लास के अंदर, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा क्या है, एडीएचडी से ग्रस्त है, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन, जिसे एडीएचडी है उसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कॉम्प्रिहेंडिंग द रिटन टेक्स्ट, तो रिटन टेक्स्ट का तो डिस्ग्राफिया होता है, जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है उसे आएगी लिखने में तो प्रॉब्लम। कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चा कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, क्या करता है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, ज्यादा टाइम तक किसी भी काम में नहीं रुक पाता, जैसे कि क्लास में ही है, ज्यादा देर तक क्लास में नहीं बैठ पाता, कोई भी टास्क बच्चे को अगर दे रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता, तो उसे क्या बोलते हैं, एडीएचडी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक कोई भी टास्क दे रहे हैं तो उससे उसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।